पाकिस्तान जा सकता है। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। और जिसे जय श्री राम नहीं कहना है तो वो पाकिस्तान जा सकता है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में रहना है तो ये जय श्री राम कहना ही है। कार्यक्रम आपके सांसद जिस पर मैं अगर वो किसी को ठेकेदारी दे दी है तो वो शिवसेना नहीं बताएगी कि कौन असली हिंदुत्व है, क्योंकि आज तो उनके बैनरों पे लग रहा है कि वो असली और वो दूसरे नकली हैं। तो उनको उनकी सुनने के लिए या वो सर्टिफिकेट साइन करके नहीं देंगे कि कौन असली हिंदू और नकली है। झगड़े तो उनमें हो रहे हैं असली नकली के। और रही बात सभागृह की, हमारे लोकसभा की, जब मैंने कहा था कि कोई भी नारे इस लोकसभा के अंदर नहीं होने चाहिए, फिर वो पर्टिकुलर एक नहीं था, क्योंकि एक आवाज़ यहाँ से आती है, दूसरी यहाँ से निकलती, तीसरा काउंटर यहाँ से होता था। तो मुझे लगता है वो सभागृह पार्लियामेंट में जाकर लोगों की समस्या की आवाज़ उठनी चाहिए, ना कि ये नारे। ये मेरे वाक्य थे। और आज मैं उठ के आई हूँ, मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ और मैं आज हिंदुत्व दिखाने के लिए नहीं, आज मेरे पास वो आवाज़ और वो मुकाम है जहाँ पर लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं। तो वो चीज़ का बाहर ला के लोगों के बीच में रखना ये मेरा कर्तव्य है और मैं करूँगी। पर मुझे लगता है हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू धर्म को मानने वाला है। और मुझे खुशी है कि अगर ये एजेंडा बीजेपी लेके बहुत सालों से काम कर रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जो मंदिर में जाता है वो सिर्फ बीजेपी के एजेंडे पे काम करता है। जी सनी जब घाटे में था सभी को आगे बढ़ाने का किसानों का मुद्दे, हमारे जो विधायक है रवि राणा जी 3 बार किसानों के मुद्दों पे जेल में जाके आए हैं। तो इस बार हनुमान चालीसा क्यों? मुझे लगता है कि इस दिवाली में भी हमने किसानों के मुद्दे पे 9 दिन रवि जी जेल में रहकर उनकी मांगे नहीं मानी गई उद्धव ठाकरे के तरफ से करके वो जेल में सिर्फ किसानों के मुद्दे पे थी। हमने बोला इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो लोड शेडिंग चल रही है महाराष्ट्र में उसको 50% रिलीफ करें। लोड शेडिंग का मामला आया है और सभी कोविड के बाद अपने अपने घरों के बिल भरने के पोजीशन पे नहीं थे, उसमें 50% पे बात क्यों नहीं करें? वो मेरा सवाल था उनको, उस पर चिंता दिखानी चाहिए। आंदोलन समस्या यही है, जो उद्धव ठाकरे जी 2 वर्ष मुख्यमंत्री कार्यालय में जाते नहीं है तो वो महाराष्ट्र को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, ये समस्या है। कोविड के समय प्रधानमंत्री जी नहीं घूमे, गृह मंत्री नहीं घूमे, देवेंद्र साहब नहीं घूमे, हम लोक प्रतिनिधि नहीं घूमे। हम हर क्षेत्र में, हर हॉस्पिटल में, हर लोगों को जहां हमारी जरूरत थी एज ए लोक प्रतिनिधि हम हर जगह पहुंचे। और बाला बोलते हैं कि मंदिर जाना जरूरी नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ना जरूरी नहीं है। तो बाड़ा साहब के विचार कहाँ रहेंगे? बाड़ा साहब को कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उधर चले गए। अंदाज रहता है कि चुनावी मैदान में अंदाज रह नहीं बैठते, क्योंकि बाड़ा साहब ने कभी पद के लिए काम नहीं किया। वो चुने हुए में से मुकाबला करेंगे। मुझे लगता है कैसे मुकाबला करेंगे, जैसे मैं आज मुकाबला करके आई हूँ। मोदी जी की लहर 2014 में थी और सुनामी 2019 में थी। अगर सुनामी में अगर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल चुन के आ सकती हूँ, उद्धव ठाकरे गली घूमकर लोगों की समस्या अगर जानेंगे तब जाके चुन के आएंगे। मोदी जी क्या कि जितनी उम्र है मेरी, उस उम्र में जितना मैंने भारत को ग्रो होते देखा है और भारत के हित में काम करते हुए देखा, वो सिर्फ मोदी जी को देखा। फिर भी बीजेपी ज्वाइन आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ और आगे भी जहाँ तक रहेगा मैं इंडिविजुअल से ही अपनी लड़ाई लड़ती रहूंगी। मोदी काम कर रहे हो, जो दिशा दिखाने का काम मोदी जी ने ये देश को किया है, इसके पहले भी किसी ने नहीं किया और इसके बाद शायद ही, मुझे तो जहाँ तक पता है कि डाउट ही होगा। तो मैं बता देती हूँ, ही इज 81-82। 80 साल में अगर एक व्यक्ति कोविड में भी घर पे बैठते नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, किसानों के हालचाल पूछते हैं, बेरोजगारों से बात करते हैं, उनकी समस्या पूछ के लेते हैं और मुख्यमंत्री घर से हिलते नहीं है, तो मैं कैसे उन्हें छोड़ दूंगी? जो पूरे देश का अगर कुछ कोई है तो वो महाराष्ट्र है। उद्धव ठाकरे खून का पानी किया है मैंने, बहुत लाइफ में स्ट्रगल कर कर यहाँ तक पहुँची हूँ। और अगर मुझे तो बोलते हुए भी ये हो रहे हैं, और जितनी मेहनत शायद मैंने की है, दिन में 16 घंटे काम करके ये पोजीशन पे आई हूँ। और उसके बाद अगर कोई बिना क्राइम जेल में डालता है, बिना कोई, और जब आप क्राइम करते हो तो आप माइंड से सेट हो कि आप डन सम क्राइम, मुझे जाना है, जेल के पीछे डालते हैं। तो यही प्रश्न मेरा उनको है, पावर का दुरुपयोग जो तरीके से उद्धव ठाकरे ने किया, हनुमान चालीसा के विरोध में जेल में डाला
और आज उनके पास पावर है करके ये दुरुपयोग उन्होंने देशद्रोह का लगा के किया। और आने वाले समय में जैसे पावर जाएगी, अगर रश्मि ठाकरे को, भाभी जी को अगर जेल के पीछे डाला जाएगा, तब मैं उद्धव ठाकरे को पूछूंगी कि अब कैसा लगता है। हम की नहीं, मैं तो 149 का पालन कर रही थी। रवि राणा जी घर पे बैठे थे, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला, हाउ यू कैन स्टॉप मी टू क्रिटिसाइज सम पर्सन हु इज वर्किंग अगेंस्ट महाराष्ट्र। अरे क्रिटिसिज्म करने के लिए आई एम देयर इन फ्रंट ऑफ हिम। संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। 40 किया हेट्रेड भी निर्माण करने का कारण नहीं बनता। 153A जो कलम भी उन्होंने मेरे ऊपर लगाई, 2 रिलीजन में हेट्रेड निर्माण करती थी मैं, तो मेरे पे वो कलम लगती थी। वो कलम भी नहीं लगती थी बिकॉज आई हैव टेकन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने मेरा मुद्दा पीछे लिया कि मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन जो आरोप, मैं हिंदू हूँ, मैं असली हूँ, तो फिर हनुमान चालीसा से दिक्कत क्यों? तो आपने मातोश्री को ही क्यों चुना? मैं हर आप साल चाहती थी हनुमान चालीसा का पाठ हम सब महिलाएं बैठ के बहुत गर्दी जमा कर हम वहाँ पे हर साल करते हैं, और घर में तो हम हमेशा ही करते हैं। अगर इतने साल और से कर जो रही थी तो संकट इसकी देख के ही पढ़ूंगी, और आगे भी देख के ही याद कर पढ़ूंगी। लीजिए ना, अब इतनी बार पढ़नी उसमें तो जो भी आप जेल से भी अगर इंफॉर्मेशन निकालेंगी, तो जितनी भी जेल में अंडर ट्रायल महिलाएं थी, वो भी अपने सेल में बैरिकेड में बैठ के पढ़ रही थी। अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके जाया गया मुझे और रवि जी को। तो वहाँ पे ये कहा कि आपकी बेल की प्रोसीजर चालू है, मैडम आप कभी वापस हमारे पुलिस स्टेशन तक नहीं आएंगी, तो आप प्लीज चाय लीजिए जब तक हम बेल की प्रोसीजर। बिकॉज एडवोकेट थे, एडवोकेट के असिस्टेंट थे 2 एडवोकेट, 3 जने बैठे थे मेरे साथ, और बेल की प्रोसीजर कर रहे हैं। वो पीरियड उस वक्त का था जब वो बेल की प्रोसीजर जानबूझकर किया को चाय और हम सुबह कोर्ट से ले लेंगे। तब उन्होंने कहा रात में 12 बजे, पहले तो उन्होंने सबसे बड़ी मिस्टेक की, आफ्टर 6 बजे के बाद कोई महिला को पुलिस स्टेशन बिठा नहीं सकते। इट इज नियम, ये नियम के अंतर्गत है। बिठाया 11:15 बजे, हमें कहते हैं कि आपको सांता क्रूज पुलिस स्टेशन लेके जाया जाएगा, और वहाँ पे PI के कैबिन में आपको बिठाएंगे जहाँ आप पूरी रात रहिए। इमीडिएट उन्होंने हमको लॉकअप में डाला, और तब पता लगता है 124A सेडिशन का केस हमारे ऊपर लगाया गया। वो वीडियो मांगे आप? मैं रात भर उसमें खड़ी थी जहाँ से मेरी बैक एकिंग की प्रॉब्लम शुरू हुई। मुझे चटाई भी उन्होंने बैठने के लिए लॉकअप में नहीं दी। मैंने वो वीडियो मांगा है, वो वीडियो देना चाहिए। आपने उसे कि आपने पुलिस स्टेशन का जारी किया, आपने लॉकअप का जारी करना चाहिए। रवि जी को 4 क्रिमिनलों के साथ अब आप लॉकअप वो में वीडियो रखा। लेकर जितना भी मेरे साथ में दुर्व्यवहार ये सरकार के माध्यम से हुआ है, जो अत्याचार मेरे ऊपर हुआ है, उसकी पूरी, एक व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि 20 फुट नीचे आपको गाड़ देंगे। आप ये तरीके से बोलते हैं, आप क्या बोलती हैं? मैंने ये नहीं बोला आपको 20 फुट नीचे काट देंगे। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमारे साथ हैं। मैं मेरी लिमिटेशन के साथ लड़ाई कर रही हूँ, मेरे विचारधाराओं को लेके लड़ रही हूँ। इसका मतलब संजय राउत की बात स्टंटबाजी की गरज जरूरत पड़ने लगी। ये तो इंडिविजुअल की खुद की लड़ाई है, ये मेरी और मेरे महाराष्ट्र के हित की जो लड़ाई है वो तो मैं लड़ूं। बीजेपी जो काम करी उसके साथ मैं खड़ी हूँ, पर ये जो लड़ाई है ये मेरी खुद की और मेरे रवि जी की लड़ाई है। एक बात है कि कोई भी साधारण महिला या हमारे जैसी पोस्ट पे रहने वाली महिला, आप अगर ये पोजीशन पे आए हैं ना, तो इसके पीछे का कष्ट सिर्फ आपको ही पता है। कोई तीसरा जो कष्ट करके मैं आई हूँ, कोई बाप दादा के नाम से नहीं आई हूँ, खुद की मेहनत से खून पसीना एक करके यहाँ तक पहुंचती है। और महिला का कोई भी किसी को 14 दिन अगर जेल में रखता है बिना कसूर के, तो कहीं ना कहीं वो दुख और दर्द अपने साथ जरूर रहता है।